हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना जस्ट वेल क्लासेस में। तो देखिए, हमने आपको कल बताया था कि हम क्लास 10th के पूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाएंगे और उसमें हम पूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाएंगे। और आज मैं एसएसटी पढ़ाऊंगा और उसको लेके आया हूं, तो पूर्ण तैयारी होगी। और आपको यदि पूर्ण तैयारी करना है, यदि मिल के, तो आप लोग का मात्र जो है वह दो, यानी कि लगभग आपको हो गया, यानी कि 2,999 का फीस था, लेकिन उसको ओनली फॉर कितना कर दिया गया है, 499 का फी कर दिया गया है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके आप ज्वाइन कीजिए, पूर्ण तैयारी हो जाएगी। चलिए देखिए कि आज जो पढ़ाया जाएगा, आज जो आप लोग पढ़ेंगे, आज जो आप लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो नाम होगा वो ये इकोनॉमिक्स चालू करना है। क्या चालू करना है? इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र चालू करना है। और इस अर्थशास्त्र जो चालू करना है, इसके जो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र के, कौन चैप्टर? पहला चैप्टर, उसका नाम है अर्थव्यवस्था। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एवं एवं अर्थव्यवस्था एवं, चैप्टर का नाम देखिए, अर्थव्यवस्था एवं एवं इसके इसके इतिहास, इसके इतिहास का विकास। इतिहास का विकास, इसके इतिहास का कौन चीज? विकास। देखिए पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। पहला देखिए, पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। और एवं अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का कौन चीज? विकास। बात समझे कि नहीं? यानी कि इस चैप्टर को पढ़ना है। अब देखिए, इस चैप्टर को जो पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ टर्म है, जो यानी कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, उस मतलब को पहले समझते हैं। देखिए पहले क्या है, देखिए पहला इसमें जो टॉपिक है वह है अर्थव्यवस्था। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? अर्थव्यवस्था। देखिए क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था वर्ड है क्या? देखिए अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था वर्ड है क्या, पहले इसको ध्यान में रखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था जो ये है, ये अर्थव्यवस्था दो वर्ड से मिलके बना होता है। देखिए एक होता है अर्थ, एक क्या होता है? अर्थ। और एक होता है आपको व्यवस्था। एक क्या होता है? व्यवस्था। देखिए एक होता है अर्थ और एक क्या होता है? व्यवस्था। देखिए अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, या तो रुपया या कौन चीज? पैसा। देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। तो अब देखिए क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? रुपया पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए कि नहीं? देखिए अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे कि रुपया पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और देखिए इसके इतिहास का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो इतिहास है, इनके क्या विकास हैं, इसके विकास के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। पहले देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब समझे। अर्थ, देखिए अर्थव्यवस्था दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एगो अर्थ और एगो कौन चीज? व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। तो रुपया पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। समझ गए कि नहीं? यानी कि अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? तो रुपया और पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब देखो कि ये अर्थव्यवस्था हो गया। चलिए अब इसमें थोड़ा हम इसके इतिहास को पढ़ते हैं। इसके इतिहास क्या है, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग को पता होगा। देखिए कि ये जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास काफी लंबी इतिहास है। आपको पता होगा कि देखिए कि हम लोग लगभग 200 वर्ष से अधिक गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। यानी कि अपना लोग पर जो कब्जा किया गया था, वह कौन किया था? इंग्लैंड किया था। आप लोग को पता है कि भारत पर कब्जा कौन किया था? इंग्लैंड किया था। भारत पर कब्जा कौन किया था? इंग्लैंड। लगभग कितना साल किया? लगभग 200 साल। लगभग कितना सौ साल? 200 वर्ष भारत पर क्या किया था? वह कब्जा किया। अब देखिए कि वो भारत पर कब्जा किया
तो यानी कि भारत पर जब कब्जा किया तो भारत को उस समय, देखिए भारत को पहले के समय में और अभी भी जब अलग अलग किताब को पढ़ते हैं तो जो भारत है, हमारा देश है, इस हमारे देश भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। देखिए भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। देखिए एक बात आपको पता होगा कि आप यदि अलग अलग बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। देखिए भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। लेकिन इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज सब बर्बाद कर दिया। यानी कि अंग्रेज सब बर्बाद करने का मतलब यह है कि यानी कि हमारे जो देश है, हमारे देश से बहुत सारे चीजों को लेके चले आए। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो इसका मतलब जहां तहे जहां तहां मन था, यानी कि हर एक जगह सोना ही सोना था। ऐसा बात नहीं था। देखिए ऐसा बात नहीं था, ऐसा बात नहीं था कि भारत में हर एक जगह सोना ही सोना था। देखिए भारत में सोना नहीं था, लेकिन देखिए सोना नहीं था इसका मतलब वो मेन सोना नहीं था। देखिए वो जो सोना होता वो सोना नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसके वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखियो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्यों? एक बात ध्यान में रखिए, एक बात आपको हर एक जगह हर एक कोई भी देश में जाइएगा तो कहा जाता था कि भारत को सोने की क्या कहा जाता है? चिड़िया। तो यानी कि भारत एक संपन्न देश था। भारत एक कौन देश था? संपन्न। तो तमाम देश के लोग जो है दौड़ता था कि भारत के पास जाएं। किसके पास जाएं? भारत के पास जाएं और भारत में हम जो है भारत से लूट लूट करके कुछ क्या करें? लाएं। अब देखो उसी कड़ी में बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे भारत पर आक्रमण किए, और ये आक्रमण करने का सिलसिला कोनो आजे से नहीं था, यानी कि लगभग हजारों साल पुरानी है। देखिए यानी कि तुर्की मुसलमान, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग देश, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, ये सब लोग भारत पर क्या किए थे? दरबर दिए थे। रीजन ये था कि भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। देखिए कि नहीं? देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। देखिए भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। ये सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? बात समझा कि नहीं? यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया लोग, यदि कोई आदमी है, यदि वो आदमी क्वेश्चन तुमको पूछ दिया, तुमको पूछेगा कि भारत को पहले क्या कहा जाता था, तुम कहेगा कि भारत को पहले सोने की क्या कहा जाता था? चिड़िया। सोने की क्या कहा जाता था? चिड़िया। लेकिन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन। देखिए पहला जो रीजन है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, देखिए पहला रीजन ये है, पहला रीजन ये है कि भारत में, देखिए भारत में आपको एक बात पता होगा कि भारत में सबसे पहले यानी कि भारत में मानसून है। भारत में क्या है? मानसून। देखिए मानसून की कोई समस्या नहीं होती। देखिए मानसून क्लाइमेट्स, देखिए ये जो मानसून होता है, ये जो क्लाइमेट्स होता है, यही मानसून की वजह से ऋतु में चेंजेज होता है। मौसम, यानी कि मौसम जो होता है, ऋतु जो होता है, उस ऋतु में क्या होता है? चेंज। अभी देखो अभी ठंडी का मौसम है, उसके बाद गर्मी होगा, उसके बाद क्या होगा? गर्मी होगा। उसके बाद अलग अलग जो मौसम होता है, ये मौसम कौन सी वजह से होता है? जलवायु मानसून, यानी कि मानसून की वजह से। तो अब देखो कि भारत में अलग अलग जलवायु है। भारत में ठंडी होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है। तो भारत में जब ठंडी होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, तो आपको पता है कि हर एक मौसम में, कौन मौसम में? हर एक मौसम में अलग अलग खाद्यान्न होता है। खाद्यान्न का मतलब अलग अलग फसल होता है। देख रहे हैं कि नहीं? क्या बोले? गर्मी में अलग फसल होता है, ठंडी में अलग फसल होता है, बरसात में क्या होता है? अलग फसल होता है। तो जब फसल होता है, तो फसल जब होता है तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी अति था, यानी कि ये था कि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं थी। खाद्यान्न, कौन सी की कमी नहीं थी? खाद्यान्न। देखिए खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाला सामान। खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? खाने वाला सामान। खाद्यान्न का मतलब खाने वाला सामान। खाने वाला कौन चीज? सामान। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, देखिए
भारत में जलवायु था, मानसून था, जिसके वजह से ऋतु में चेंज होता था, मौसम में चेंज होता था। तो मौसम में चेंज होता था तो अलग अलग मौसम में अलग अलग क्या होता था, फसल होता था, अलग अलग फसल होता था, जिससे खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। खाद्यान्न का मतलब खाने वाला सामान की कोई कमी नहीं थी। अब देखो कोई कमी नहीं है, खाने वाला सामान ही है, तो हम क्या है, किसी देश पर क्या करें, निर्भर करें? तो किसी देश पर हम निर्भर नहीं थे। अब देखिए दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी भारत में कि देखिए एक बात आपको पता होगा कि देखिए जब कोई सामान हम अपना देश से दूसरे देश में भेजते हैं, देखिए क्या बोले, जब हम कोई सामान अपना देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निर्यात। यानी कि मान के चलिए भारत से कोई सामान यदि नेपाल गया, भारत से कोई सामान क्या गया, नेपाल गया, तो उस सामान को निर्यात किए हम लोग क्या किए, निर्यात। लेकिन यदि कोई सामान हम नेपाल से भारत लाएं, यदि कोई सामान कहां से लाए, नेपाल से कहां लाए, भारत लाए, तो नेपाल से जैसे कोई सामान भारत आएगा तो यानी कि दूसरे देश से अपना देश में आया है तो उसको आयात कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आयात। एक बात ध्यान में रखिए कि एक चीज ध्यान में रखिए कि जैसे मान के चलिए ये नेपाल है, देखिए ये देश नेपाल है और ये अपना पड़ोसी देश ये क्या है, भारत है। मान लीजिए ये क्या है, भारत है। देखिए ये भारत है और ये क्या है, नेपाल है। अब देखिए कि ये भारत में यानी कि कोई सामान जो है, यानी कि मान के चलिए कि कोई सामान जो है नेपाल से कहां आया, भारत। तो यदि कोई सामान नेपाल से यदि भारत आया, नेपाल से क्या आया, भारत आया, तो उसको क्या बोलेंगे, आयात। यानी कि देखिए नेपाल से कहां आया, भारत आया, तो उसको क्या बोलेंगे, आयात। उसको क्या बोलेंगे, आयात। और यदि कोई सामान भारत से नेपाल गया तो उसको क्या बोलेंगे, निर्यात। उसको क्या बोल देंगे, निर्यात। समझ गया कि नहीं? आयात और निर्यात का मतलब समझे। यानी कि जब कोई सामान को एक देश से यानी कि नेपाल से यदि भारत लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलना है, आयात बोलना है। यदि भारत से नेपाल जाएगा तो उसको क्या बोल देना है, निर्यात बोल देना है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए क्या होता था, तीसरी जो सबसे बड़ी चीजें थी वह क्या था कि भारत से पहले के जमाना में भारत से खाली निर्यात होता था। ओनली फॉर क्या होता था, निर्यात। यानी कि भारत के लोग खाली दूसरे देश में सामान देता था, ओनली फॉर सामान क्या करता था, दूसरे देश में क्या करता था, देता था। लेकिन आयात नहीं के बराबर होता था। आयात क्या होता था, नहीं के बराबर। यानी कि दूसरे देश से सामान नहीं के बराबर लाता था। बात समझे कि नहीं? यानी कि दूसरे देश से सामान नहीं के बराबर लेता था, ओनली फॉर सामान दूसरे देश को क्या करता था, देता ही था। यानी कि निर्यात करता था, आयात नहीं करता था। लेकिन भारत पर जैसे ही कब्जा किया कौन, इंग्लैंड वाला कब्जा किया, तो देखो कि इतनी संपन्नता है, ये सब तमाम चीज की, कोई चीज की भारत में जरूरत नहीं है, इतनी संपन्नता है। और देखिए प्राकृतिक जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी कि यहां पर देखिए जड़ी बूटी से लोग दवाई बना लेता था। तो जड़ी बूटी से दवाई यानी कि जंगल झाड़ से दवाई बना लेता था। तो प्राकृतिक यानी कि जो संपदा थी, प्राकृतिक जो स्रोत था, वह भी भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो अब देखो कि यानी कि क्या बोले कि जब इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया तो वह दूसरे देश से दो चीज, दूसरे देश से क्या बोले, दो चीज मंगाता था। देखिए इंग्लैंड वाला क्या करता था, अरब से, कौन चीज से, अरब से दारू मंगाता था। क्या मंगाता था, दारू। देखो भारत के लोग दारू नहीं मंगाता था, कौन मंगाता था, इंग्लैंड के लोग। और दूसरा चीज जो मंगाता था वह घोड़ा मंगाता था। क्या मंगाता था, दूसरे देश से अच्छा अच्छा घोड़ा जो है दूसरे देश से मंगाता था। तो यानी कि एक बात ध्यान में रखिए कि भारत से ओनली फॉर क्या होता था, अधिक क्या होता था, निर्यात होता था, आयात नहीं के बराबर होता था। इसी की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी की वजह से भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। देखिए भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में देखिए जलवायु, मानसून की सबसे बड़ी भूमिका है। मानसून था जिसके वजह से अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल होता था, जिससे खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद देखिए नेचुरल रिसोर्सेस था, प्राकृतिक संपदा थी भारत में। और देखिए क्या होता था, निर्यात होता था, आयात नहीं के बराबर होता था। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए बड़े बड़े लोग भारत पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। बड़े बड़े लोग भारत पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। समझ में आया कि नहीं? यानी कि भारत पर जो आक्रमण किया गया, ये बड़े बड़े लोग भारत पर क्या किए हैं, आक्रमण किए हैं। अब देखिए अगली बात, अब देखिए अब भारत पर जो आक्रमण किया, सबसे पहले वैसे तो आक्रमण बहुत सारे लोग किए, लेकिन सबसे ज्यादा दिन तक जो रहा वह इंग्लैंड रहा।
वह कहां रहा? इंग्लैंड। इंग्लैंड रहा, भारत पर कब्जा किया। अब देखिए इसी में एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है उपनिवेश। जिसका नाम क्या होता है? उपनिवेश। देखिए उपनिवेश, जिसको इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। उपनिवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलोनी। देखिए उपनिवेश को इंग्लिश में क्या बोलना है? कॉलोनी। देखिए क्या होता है उपनिवेश, क्या होती है पहले समझिए। उपनिवेश होता क्या है कि जैसे देखिए ये इंग्लैंड है, ये क्या है? इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड देश है। ये कौन देश है? इंग्लैंड। देखिए, और उसी के बगल में मान के चलिए उससे बहुत दूर था भारत। उससे बहुत दूर था क्या? भारत। अब देखो एक समय था पूरा भारत का शासन प्रशासन, पूरा भारत को कौन चलाता था? इंग्लैंड चलाता था। कौन चलाता था? इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड जो है भारत पर कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड भारत पर क्या किया था? कब्जा। एक बात ध्यान में रखिए, इंग्लैंड क्या किया था? भारत पर कौन सी कर लिया था? कब्जा। तो अब देखिए कि जब इंग्लैंड भारत पर कब्जा कर लिया है तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड शक्तिशाली है। इंग्लैंड क्या है? शक्तिशाली। देखिए इंग्लैंड कौन चीज है? शक्तिशाली। तो इंग्लैंड शक्तिशाली है तब ना भारत पर कब्जा कर लिया। देखिए इंग्लैंड क्या है? शक्तिशाली है। और भारत क्या है? कमजोर था होगा। भारत क्या होगा? कमजोर। देखिए भारत कमजोर नहीं था, भारत के लोग कमजोर थे। भारत कभी कमजोर नहीं था। भारत के क्या थे? कमजोर लोग कमजोर थे। बात समझे कि नहीं? भारत में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं, विषमताएं पाई जाती है। धर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर बांटा जाता है, लिंग के आधार पर बांटा जाता है, क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है, जिसके वजह से भारत में क्या था? अलग अलग विषमताएं थी। तो भारत में यदि अलग अलग विषमताएं थी, इसीलिए देखिए इंग्लैंड भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। देखिए जब कोई शक्तिशाली देश, देखिए जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर कब्जा कर लेता है, क्या कर लेता है? देखिए क्या बोले? जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई कौन देश? शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश। समझ में आया कि नहीं? उपनिवेश किसको कहते हैं? देखिए उपनिवेश किसको कहेंगे? जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। किसी अन्य देश पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। तो उसी को क्या बोल देंगे? उपनिवेश कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश। तो देखिए कि हमारे देश पर कब्जा कौन किया था? इंग्लैंड किया था। तो अपना लोग को उपनिवेश कौन बनाया था? इंग्लैंड बनाया था। कौन बनाया था? इंग्लैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब एक बात देखिए, अभी हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है। देखिए युद्ध किसके किसके बीच चल रहा है? आपको पता होगा। आपको क्या होगा? पता होगा। देखिए पता क्या है कि एक देश है, देश का नाम रूस है। एक देश है, जो देश का नाम क्या है? यह देश है मान लो कौन? रूस। और उसी के पड़ोसिया में एक देश है जिसका नाम क्या है? यूक्रेन। क्या नाम है? यूक्रेन। यूक्रेन। देखिए एक देश है रूस और एक देश का नाम क्या है? यूक्रेन। अब एक बात आप बोलिए कि इस देश में, इस कौन सी में? देश में शक्तिशाली देश कौन है? रूस। आपको पता है कौन देश है शक्तिशाली? रूस कौन देश है? शक्तिशाली है। रूस कैसा देश है? शक्तिशाली देश है। और यूक्रेन कैसा देश है? कमजोर। यूक्रेन कैसा देश है? आपको पता है कि यानी कि ये जो रूस है, रूस कौन देश है? शक्तिशाली देश है। और यूक्रेन कैसा देश है? कमजोर देश है। तो अब देखो कि ये जो शक्तिशाली देश है, ये कौन देश है? शक्तिशाली। यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो रूस चाहता है कि हम यूक्रेन पर कब्जा कर लें। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, क्या समझता है? यानी कि रूस चाहता है कि हम यूक्रेन पर क्या कर ले? कब्जा। तो अब देखिए कि ये शक्तिशाली देश है, तो ये कमजोर देश पर अपना कब्जा करना चाहता है कि नहीं? यानी कि इसका मतलब इस पर जितने भी प्रकार के जो भी चीजें होगा वह कौन चलाएगा? रूस चलाएगा। तो यानी कि अब देखो यूक्रेन पर यदि किसका कब्जा हो जाएगा? रूस का कब्जा हो जाएगा। तो ये जो रूस है, रूस का यूक्रेन जो है उपनिवेश बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? उपनिवेश। क्या बन जाएगा? उपनिवेश। यानी कि जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। किसी अन्य देश पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश। उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेश। समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए आपको पता है अपना भारत है। अपना क्या है? भारत। और देखिए अपना भारत है, ये अपना भारत मान लीजिए, और उसके बगल में नेपाल। उसके बगल में मान लीजिए क्या है? नेपाल। देखिए
ये नेपाल है, ये नेपाल, और ये मान लीजिए क्या है, भारत है। अब देखिए यदि भारत नेपाल पर कब्जा कर लेगा, भारत यदि किस पर कब्जा कर लेगा, नेपाल पर, तो यानी कि ये नेपाल उपनिवेश बन गया किसका, भारत का। उपनिवेश बन गया किसका, भारत का। समझ में आ गया कि नहीं? तो उपनिवेश किसको कहते हैं पता चला? जब कोई शक्तिशाली देश, जब 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 कोई कोई जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश, शक्तिशाली देश, शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर, किसी किसी अन्य देश पर, अन्य देश पर, किसी अन्य देश पर कब्जा कर ले तो, कब्जा 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 कर ले तो उसे उपनिवेश कहते हैं, उसे उपनिवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? उपनिवेश किसको कहते हैं पता चला? जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश। उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश। पता चल गया उपनिवेश किसको कहते हैं? तो अपना लोग को उपनिवेश कौन बनाया था? इंग्लैंड। भारत को उपनिवेश कौन बनाया था बाबू? इंग्लैंड बनाया था। देखिए भारत को उपनिवेश कौन बनाया था? इंग्लैंड। भारत को उपनिवेश कौन बनाया था? इंग्लैंड। भारत को उपनिवेश कौन सी बनाया था? इंग्लैंड बनाया था। और कितना साल तक बनाया? लगभग 200 वर्ष। लगभग कितना वर्ष? 200 से अधिक वर्ष। लगभग 200 से अधिक वर्ष। 200 से कौन सी बोले? अधिक वर्षों तक भारत जो है, भारत को इंग्लैंड अपना उपनिवेश बना के रखा था। और इंग्लैंड की एक नीति थी, इंग्लैंड की एक क्या थी? नीति थी, फूट डालो और राज करो। फूट फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। राज करो। देखिए फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी? इंग्लैंड की थी। किसकी थी? इंग्लैंड की। समझ रहा है कि नहीं? जैसे अभी के दौर में नेताजी सब करते हैं, फूट डालो और क्या करो? राज करो। अभी देखो, अभी हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है कि नहीं? ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? नेताजी कर रहा है। कौन जी कर रहा है? नेताजी। अब देखिए कि हिंदू मुसलमान नेताजी कर रहा है, तब ना नेताजी को वोट मिलेगा। अभी देखिए कि एक बात, अभी जो लगभग 10 साल से राजनीति चल रही है भारत में, और वैसे पहले भी चलती थी, जाति के आधार पर राजनीति चलती है, धर्म के आधार पर राजनीति चलती है, बात समझा कि नहीं? क्षेत्र के आधार पर राजनीति चलती है कि हम इस क्षेत्र के हैं तो मेरा दबदबा है, मेरा क्या है? दबदबा है। तो अब देखिए कि उसी टाइप से अब उसी दौर पर हमारा भारत जा रहा है, यानी कि फूट डालो और राज करो। क्वेश्चन पूछेगा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? इंग्लैंड ने अपनाया था। कौन अपनाया था? इंग्लैंड। यानी कि भारत में लोगों को फूट डालना है और क्या करना है? राज करना है। फूट डालना है और क्या करना है? राज करना है। तो अब देखो कि इसी प्रकार से उपनिवेश बनाया इंग्लैंड, और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को, हमारे भारत की कौन सी को? अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। हमारे भारत की कौन चीज? अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? बर्बाद किया। और इतना ज्यादा बर्बाद किया कि जिसका जवाब नहीं है। बात समझे कि नहीं? यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी का है तो वह किसका है? इंग्लैंड का है। वह किसका है? इंग्लैंड का। समझ में आया कि नहीं? वह किसका है? इंग्लैंड का है। बात समझ में आया? यानी कि देखिए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की कौन चीज? आर्थिक व्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कौन चीज? अर्थव्यवस्था, यानी कि आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक जो व्यवस्था है, इसको बर्बाद कौन किया? इंग्लैंड किया। इसको बर्बाद कौन किया? इंग्लैंड किया। अब देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि इसको बर्बाद तो इंग्लैंड किया, चलो बर्बाद किया, लेकिन हम लोग बर्बाद भी हुए। हम लोग क्या हुए? बर्बाद भी हुए। हम लोग ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि हम दूसरे के बातों में चले जाते हैं और अपना लोग को एक नीति के तहत ही बर्बाद किया, उपनिवेश बनाया, जिस नीति का क्या नाम है? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो।
फुट डालो और कौन सी करो, राज करो के नीति के तहत ये इंग्लैंड वाला भारत के लोगों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। भारत के लोगों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। समझ में आया कि नहीं, भारत के लोगों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अभी एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी देश है, कहीं भी है, सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। सबसे जरूरी चीज कौन चीज है, शिक्षा। देखिए जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े काम को नहीं कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं। तो शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, शिक्षा जीवन में बहुत क्या है, जरूरी है। लेकिन हमारे नेताजी सब जो है शिक्षा को ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। शिक्षा को कौन सी करने में लगा हुआ है, बर्बाद। तो अब देखो कि शिक्षा को बर्बाद यदि करेगा, यानी कि छोटे से छोटे लोगों को और बड़े से बड़े लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो सरकार है यह शिक्षा पे ही जीएसटी लगा दिया है। शिक्षा पे क्या लगा दिया है, जीएसटी। और शिक्षा पर जीएसटी 18% लगाया है, देख रहे हैं कि नहीं। यानी कि दुनिया में पहला ऐसा कोई देश है जो शिक्षा पर जीएसटी लगाया है, एजुकेशन पर जीएसटी लगाया है, जिसका नाम क्या है, यानी कि ये जो है अपना भारत सरकार है। अपना कौन सरकार है, भारत सरकार, यानी कि मोदी जी की सरकार। ये कौन सी की सरकार को, मोदी जी की सरकार है, जो शिक्षा पर क्या लगाया है, जीएसटी लगाया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं। इसीलिए हमको, यानी कि हम मोदी जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द ध्यान में लीजिए, कहा कि आप तो अपने पढ़े लिखे नहीं है, अपना चौथा फेल है, बात समझे कि नहीं। तो आप क्या समझिएगा, यानी कि एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है, एजुकेशन बहुत क्या है, जरूरी है। इसीलिए आप जीएसटी 18% जो एजुकेशन पे लगाए हैं, कृपया करके उसको क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए, कि जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, नीचे तबके के लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था क्या होगा, सही होगा, बात समझे कि नहीं। अभी देखो कि इकोनॉमिक्स यदि अच्छे अच्छे लोग पढ़ेंगे, अभी भारत में आईआईटीएन बनते हैं, तो आईआईटीएन बनते हैं तो वो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, करोड़ों में बिकता है, तो करोड़ों का पैकेज जो लगता है तो वो भारत सरकार को भी टैक्स मिलता है कि नहीं। तो पढ़ेगा ही लोग तो आईआईटीएन कैसे बनेगा। तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो इस नीति पर नहीं चलना चाहिए कि फूट डालो और कौन सी करो, राज करो की नीति पर नहीं चलना चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। लेकिन एक देखो, ये नीति को अपनाने वाला आदमी का नाम क्या है, इंग्लैंड वाला। कौन चीज है, इंग्लैंड वाला, कि फूट डालो और क्या करो, राज करो की नीति को अपनाया था, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड तो भारत के आर्थिक व्यवस्था को खराब किया ही, आर्थिक व्यवस्था को क्या किया, खराब किया। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स में, जो पहला इकोनॉमिक्स जो है इसका पहला टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं। कौन क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। कौन क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। देखो टॉपिक जो दे रहे हैं समझिए, आर्थिक क्या है, क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। देखो वे क्रियाएं, देखो इसका डिफिनेशन क्या होगा, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिससे 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 आय की प्राप्ति होती है, जिससे आय की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसको कौन क्रियाएं कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, बात समझा कि नहीं। यानी कि देखो वे क्रियाएं जिससे आय की क्या होती है, प्राप्ति। आय का मतलब क्या होता है, पैसा। आय का मतलब क्या होता है, पैसा। यानी कि जिससे लोगों की पैसा की प्राप्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। यानी कि देखो लोग, जितने भी लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग काम काहे करते हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए। कौन सी प्राप्त करने के लिए, पैसा। कौन सी प्राप्त करने के लिए लोग काम करते हैं, पैसा को कौन सी करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई देखिए, कोई आदमी मछली पाल रहा है, कौन सी पाल रहा है, मछली। देखिए यदि कोई आदमी मछली पाल रहा है तो मछली पालना
मछली पालन आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आएगा। कौन सी आएगा? आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत। कोई लोग गाय पाल रहा है, कोई लोग क्या पाल रहा है? गाय। तो देखिए गाय जो पालन होता है, ये गाय पालन भी किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक क्रियाएं। लोग, कोई आदमी ट्रक चला रहा है, ट्रक ड्राइवर है, बात समझा कि नहीं? ट्रक ड्राइवर है, तो वो भी ट्रक ड्राइवर है। कोई आदमी मास्टर है, कोई आदमी क्या है? मास्टर। मास्टर का मतलब शिक्षक। तो अब देखिए कि वो भी अपने आय की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो जो भी लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक। जो भी लोग हैं, देखिए सब लोग पैसा कमाना चाहता है, तो यदि सब लोग पैसा कमाना चाहता है तो उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। यानी कि वे क्रियाएं जिससे आय की क्या होती है? प्राप्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। समझ में आ गया बात? आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं? चलिए अब देखिए एक चीज होता है, आप लोग को हमने बताया, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले देखिए अर्थव्यवस्था। अर्थ, शुरुआत में ही हमने इसका मतलब बताया था, अर्थव्यवस्था। देखिए क्या बोले? अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक वर्ड का नाम है अर्थ, एक वर्ड का मतलब नाम क्या है? अर्थ। और एक वर्ड का नाम क्या है? व्यवस्था। एक वर्ड का मतलब नाम क्या है? व्यवस्था। देखिए एक जो वर्ड है, यानी कि एक जो वर्ड है, अर्थ प्लस व्यवस्था बराबर क्या होता है? अर्थव्यवस्था। अर्थ प्लस व्यवस्था बराबर क्या होता है? अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। कौन सी होता है? रुपया को हो या पैसा को, रुपया को हो या क्या को? पैसा। तो अब देखिए रुपया और पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे? रुपया या पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। लेकिन अब देखिए कि रुपया और पैसा का व्यवस्था जो होता है, वह लोग अलग अलग काम करके रुपया और पैसा का व्यवस्था करते हैं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसको तीन क्षेत्र में बांटा गया। यानी कि पैसा का व्यवस्था करना, यानी कि रुपया और पैसा का व्यवस्था करना को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तीन क्षेत्र में। रुपया और पैसा की व्यवस्था करने को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तीन क्षेत्र में। देखिए क्या बोले कि यहां पर देखिए अर्थव्यवस्था जो है, कौन व्यवस्था? अर्थव्यवस्था। देखिए क्या बोले कि ये जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि रुपया और पैसा का व्यवस्था करना, देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थ अर्थ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था करने के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था करने के क्षेत्र। तो यानी कि पैसा का व्यवस्था करने के काय गो क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र। काय गो क्षेत्र हैं? तीन। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थव्यवस्था यानी कि पैसा का व्यवस्था करने के कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र। देखिए पहला का नाम है प्राथमिक क्षेत्र। पहला का क्या नाम है? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए पहला क्षेत्र का क्या नाम है? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए दूसरा जो क्षेत्र होता है उसका नाम होता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या नाम होता है? द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। देखिए तीसरा जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है? तृतीयक क्षेत्र। देखिए क्या बोले? अर्थव्यवस्था यानी कि पैसा का व्यवस्था करने के कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र। पहला का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा का नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। देख रहे हैं कि नहीं? क्या बोले कि पैसा का व्यवस्था करने के कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र। पहला क्षेत्र का नाम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखो एक बात ध्यान में रखो, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। तो जब देखिए जब कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है, जब कोई आदमी क्या करना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है, और वह पैसा कमाना चाहता है और वह खेती से रिलेटेड यानी कि कृषि से रिलेटेड काम कर कर के यानी कि पैसा कमाना चाहता है। बात समझे कि नहीं? यानी कि क्या बोले, यानी कि कोई आदमी ऐसा है जो खेती करके यानी कि कृषि से रिलेटेड, कौन चीज से रिलेटेड? कृषि से रिलेटेड, यानी कि कृषि वाला काम सब कर करके पैसा कमाना चाहता है, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे देखिए पशुपालन,
पशु पालन। देखिए लोग सब भैंस पोस करके, भैंस पाल करके, बकरी पाल करके, लोग भैंस पाल के, बकरी पाल के, ये सब देखिए कि करोड़पति बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो अब देखिए कि ये जो पशु पालन है, भैंस जो पालेगा, तो भैंस पालेगा तो उसको चारा देगा, तो चारा देगा, चारा कहां से आएगा? कृषि से, खेती करने से। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए इसको कौन सी, पशुपालन को कौन सी में रखा गया है? कौन सी में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखो जैसे दूसरी चीज मछली पालन। कौन पालन? मछली पालन। तो ये मछली पालन को भी किसके अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए कोई आदमी खेती से रिलेटेड काम करके पैसा कमाना चाहता है, समझे कि नहीं? क्या बोल रहे हैं सो सुनिए। कोई आदमी, ऐसे आदमी है जो खेती से रिलेटेड काम करके पैसा कमाना चाहता है, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन कोई आदमी, ऐसे आदमी है जो फैक्ट्री खोल के पैसा कमाना चाहते हैं। कौन सी खोल के? फैक्ट्री। अब देखिए जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर। तो अब देखिए कि ये कलम है, मार्कर है, तो इस मार्कर का फैक्ट्री कोई ना कोई आदमी खोला होगा कि नहीं? अब देखिए ये मार्कर का जो फैक्ट्री खोला होगा, वह सेवा करने के लिए, लोग को फ्री में देता है, कि पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री खोला है। खोला है कि नहीं? अब देखिए जैसे ये मैक है, तो मैक जो है, ये मैक का कोई ना कोई फैक्ट्री खोला होगा मैक बनाने के लिए। अब देखो ये ब्लैक, यानी कि ये बोर्ड है, कौन चीज है? डिजिटल बोर्ड है। तो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो यानी कि जो कंपनी खोला होगा, तो ये फैक्ट्री खोला है। कौन सी खोला है? फैक्ट्री। और ये कौन सी करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। कौन सी के लिए खोला है? पैसा कमाने के लिए खोला है। तो कुछ ऐसे आदमी है जो उद्योग खोल के पैसा कमाना चाहता है। बात समझा कि नहीं? जैसे ईंट का फैक्ट्री हो गया, यानी कि अलग अलग जो भी चीज का फैक्ट्री है, जो कोई आदमी, ऐसे आदमी है जो उद्योग खोल के पैसा कमाना चाहता है। कुछ आदमी ऐसे हैं जो कौन सी खोल के? उद्योग खोल के। उद्योग। बात समझे कि नहीं? कौन सी खोल के? उद्योग, यानी कि फैक्ट्री खोल के पैसा कमाना चाहता है। कौन सी खोल के? फैक्ट्री खोल के, उद्योग खोल के पैसा कमाना चाहता है, तो उसको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उसको कौन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीयक। जैसे देखो खिलौना का फैक्ट्री किसके अंतर्गत आ जाएगा? अरे बाबू, खिलौना का फैक्ट्री। खिलौना का फैक्ट्री। खिलौना का फैक्ट्री। बात समझे कि नहीं? स्टील का फैक्ट्री। कौन सी का फैक्ट्री? स्टील का फैक्ट्री। बात समझे कि नहीं? अलग अलग जो फैक्ट्री होता है, अलग अलग जो क्या होता है? फैक्ट्री होता है। उस फैक्ट्री, यदि कोई आदमी, एक बात ध्यान में रखिए, यदि कोई आदमी उद्योग खोल के पैसा कमाना चाहता है, यदि कोई आदमी कौन सी खोल के? उद्योग खोल के पैसा कमाना चाहता है, तो उसको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जब कोई आदमी कृषि से रिलेटेड काम करके पैसा कमाना चाहता है, तो उसको किसके अंतर्गत? कृषि, यानी कि उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो कुछ आदमी ऐसे हैं जो सेवा करके पैसा कमाना चाहता है। कुछ ऐसे आदमी है जो कौन सी करके पैसा कमाना चाहता है? सेवा। तुम्हारा सेवा करेगा और तुम्हारा सेवा करके वह पैसा कमाना चाहता है। कौन सी करके? सेवा करके तुम्हारा, तुमसे पैसा कमाना चाहता है। जैसे देखो छोड़ा सब नया नया मोटरसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल लेगा, इतना एक्सीलेटर मारेगा, इतना एक्सीलेटर मारेगा कि बंसलोचन गिरा देता है। कौन चीज में? कुछ में गिरा देगा, कुछ में गिरा जाएगा। मुंह तू पूरा फोड़वा लेता है, और मुंह तू यदि पूरा फोड़वा लेगा, और फोड़वाने के बाद वो कहां जाएगा? डॉक्टर के पास, कि कहो बाप डॉक्टर साहब पूरा मुड़ी तुड़ी बर्बाद हो गई, लो पूरा क्या हो गया? बर्बाद। मुंह तू छुरा, यानी कि टूट गया। तो मुंह तू टूट गया, तो डॉक्टर साहब के पास जाएगा, तो डॉक्टर साहब पूरा तो ट्रीटमेंट करेगा बढ़िया से, एक एक करके धीरे धीरे ठीक करेगा। अब देखो ठीक किया, तो डॉक्टर साहब तुम्हारा क्या किया? सेवा किया कि नहीं? सेवा किया कि नहीं? तो अब जब सेवा करेगा, तो सेवा करने के बाद तू अगला पैसा देता है कि नहीं? कि नहीं देता? तो और मुंह देख के छोड़ देता है? नहीं छोड़ेगा मुंह देख के। उस तुमसे क्या लेगा? पैसा। लेकिन वो तुमसे पैसा लिया, लेकिन तुमको क्या किया? सेवा करके पैसा दिया। कौन सी करके? सेवा करके पैसा दिया। तो इसका मतलब वह सेवा करके पैसा कमाता है, तो इसको किस, कौन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। देख रहे हैं कि नहीं? यानी कि जब कोई आदमी किसी का सेवा करके पैसा कमाता है, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। बात समझ में आया? तो ये डॉक्टर जो है, ये कौन चीज है? इसके एग्जांपल में कौन हो जाएगा? डॉक्टर साहब। कौन साहब? डॉक्टर साहब। अब एक बात देखो, बस वाला है, बस परिवहन। परिवहन जो होता है, यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट जानवे करता है, यानी कोई जगह, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? परिवहन। अब देखिए एक बात आप बोलिए कि मान के चलो कि तुमको हम कहेंगे तू पटना से दिल्ली जाओ। पटना से कहां जाओ? दिल्ली जाओ। तो पटना से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं,
बहुत सारे क्या हैं, रास्ते हैं। तो तुमको बस, तू कहेगा हम बस से जाएंगे, तो तुम जो कहेगा हम बस से जाएंगे, तो तुमको तो एक साधन और है कि तुम पैदलों जा सकता है। पैदल जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं, एकदम दिक्कत होगा, 100%, ये बात फिक्स है कि दिक्कत होगा। तो तुम कहेगा नहीं सर हम जो है कौन सी जाएंगे, बस से जाएंगे, हम कौन सी जाएंगे, बस से। तो हम जब बस से जाएंगे तो बस वाला थोड़ा चढ़ाएगा, पूरा आराम से सुतल सुतल तो दिल्ली पहुंच जाएगा। तो दिल्ली जब सुतल सुतल पहुंच जाएगा तो उसके बदले में बस वाला थोड़ा सा पैसा लेगा कि नहीं। बोलो तू पूरा आराम से गया ना, पटना से कहाँ, दिल्ली, पूरा आराम से गया कि नहीं। और यदि तुम पूरा आराम से गया तो वो बस वाला तुम्हारा सेवा किया कि नहीं, किया ना। और उस सेवा के बदले में तुमसे पैसा लिया कि नहीं। तो बोलो वो पैसा जब लिया तो वो पैसा कमाया कि नहीं। लेकिन वो जो पैसा कमाया वह तुम्हारा सेवा करके पैसा कमाया, कौन सी करके, सेवा करके पैसा कमाया। तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तृतीयक। यानी कि देखिए जैसे परिवहन हो गया, कौन सी हो गया, परिवहन। जैसे देखिए हॉस्पिटल वाला सब, इतना जो हॉस्पिटल खुला है, निजी हॉस्पिटल, कौन सी होता है, अस्पताल, अस्पताल, इतना जो हॉस्पिटल खोला है, अस्पताल खोला है, ये सब तुम्हारा सेवा कर कर करके पैसा लेता है। देखो कोई भी यदि महिला है, गर्भवती रहती है, जैसे जाएगा हॉस्पिटल वाला के पास, एकरा होए पे वाला नहीं है, वैसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, अगर ऑपरेशन करे के बाद, अगर कौन चीज करने के बाद ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन करके तो हर सेवा करके पैसा लिया, कोई दिक्कत नहीं होता, ऑपरेशन चीरता है निकाल देता है, दिक्कत उतना ज्यादा परेशानी दर्द और नहीं होता है। तो सेवा करके तुमसे पैसा लिया कि नहीं। तो बोलो कौन क्षेत्र के अंतर्गत पैसा कमा रहा है, वह तृतीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र के अंतर्गत पैसा कमा रहा है, तृतीयक क्षेत्र। अब देखो तो ये जितना भी शिक्षक गण है, गुरुजी सब हैं, ये कौन चीज सब है, गुरुजी सब है। देख लो एक बात ध्यान में रखो, ये सब गुरुजी तुम्हारा सेवा कर रहा है, सब गुरुजी क्या कर रहा है, यानी कि जितने भी कोचिंग संस्थान वाला है सब तुम्हारा क्या कर रहा है, सेवा। और सेवा करने के बाद कुछ पैसा लेता है कि नहीं। और देखो जो पैसा ले रहा है तो उससे, यानी कि तुम्हारा जो गुरुजी है, टीचर जो है, शिक्षकगण जो है, वो जो पैसा कमा रहे हैं वो कौन क्षेत्र के अंतर्गत पैसा कमा रहे हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। समझ में आया कि नहीं। तो एक बात ध्यान में रखो, पैसा कमाने के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। पैसा कमाने के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। पहला का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा का नाम क्या है, तृतीयक क्षेत्र। जब कोई आदमी कृषि से रिलेटेड काम करके पैसा कमाना चाहता है तो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जब कोई आदमी उद्योग खोल करके पैसा कमाना चाहता तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जब कोई आदमी सेवा करके पैसा कमाना चाहता तो उसको कौन क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। उसको कौन क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। समझ में यहां तक आ गया होगा। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखो क्या बोले कि पैसा कमाने के कितने क्षेत्र हैं, पैसा कमाने के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। पैसा कमाने के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र का नाम बोलिए प्राथमिक क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्या नाम है, प्राथमिक क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तृतीयक क्षेत्र। समझे कि नहीं। देखिए पहला जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है, प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र नाम है, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्या बोले कि जब कोई आदमी खेती करके, कौन सी करके, खेती करके या खेती से रिलेटेड कोई चीज काम करके पैसा कमाता तो उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। जब कोई आदमी उद्योग फैक्ट्री खोल करके पैसा कमाना चाहता है तो उसको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। जब कोई आदमी सेवा करके पैसा कमाना चाहता तो उसको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अब देखिए कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, देखिए तो क्या बोले कि खेती करके पैसा कमाएगा तो उसको कौन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसीलिए देखिए कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये कौन क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। ये कृषि से रिलेटेड क्षेत्र है। कौन चीज से रिलेटेड, कृषि से। इसीलिए इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि देखिए इसको कौन क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहा जाता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है,
कृषि क्षेत्र। काहे कि इसमें जो पैसा लोग कमाता है सब कौन सी पे डिपेंड है? कृषि पर, इसीलिए इसका क्या नाम है? कृषि क्षेत्र। देखो जब कोई आदमी फैक्ट्री खोल के पैसा कमाना चाहता है तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है दूसरा, इसका नाम है औद्योगिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र नाम है? औद्योगिक क्षेत्र। क्या नाम है? औद्योगिक क्षेत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू रे? औद्योगिक क्षेत्र। समझे कि नहीं? अब देखिए जब कोई आदमी सेवा करके पैसा कमाना चाहता है तो उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, इसीलिए यह तृतीयक क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? तृतीयक क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? एक बात बोलिए कि पैसा कमाने के, कौन सी कमाने के? पैसा कमाने के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को ही आप कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ही आप कौन क्षेत्र कह सकते हैं? कृषि क्षेत्र कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को ही कौन क्षेत्र कह सकते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र। देखिए जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, और जो तृतीयक क्षेत्र है उसको कौन क्षेत्र कहेंगे? सेवा क्षेत्र कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोग, हमको पता है कि आप लोग को ये पैसा कमाने के तीनों क्षेत्र पता चल गया होगा। जब कोई आदमी खेती करके पैसा कमाता है तो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का ही दूसरा नाम होता है कृषि क्षेत्र। जब कोई आदमी फैक्ट्री खोल के, उद्योग खोल के पैसा कमाना चाहता है तो उसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र भी होता है। जब कोई आदमी सेवा करके पैसा कमाना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। इसी का दूसरा नाम होता है सेवा क्षेत्र। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सेवा क्षेत्र। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जो बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक दो टर्म है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक दो चीजें हैं जिसको समझना बहुत क्या है? जरूरी है। अब देखिए आप लोग को पता होगा उत्पादन के साधन। कौन चीज? उत्पादन के साधन। देखिए उत्पादन किसको कहते हैं? उत्पादन पहले यह समझिए, उत्पादन किसको कहते हैं, तब उत्पादन के साधन समझते हैं। पहले देखिए उत्पादन, उत्पादन। देखिए उत्पादन किसको कहते हैं, पहले यह समझिए उत्पादन होता क्या। देखिए उत्पादन किसको कहते हैं? जब उत्पादन को ही इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। देखिए जब कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, जब कोई भी चीज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखिए जब किसी नए चीज का निर्माण करते हैं, जब, देखिए इसका डिफिनेशन होगा, जब किसी नए वस्तु का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो उसे उत्पाद कहते हैं। तो उसे उत्पाद कहते हैं या उत्पादन कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अब देखिए एक बात ध्यान में रखिए, किसी आदमी को कलम का फैक्ट्री खोलना है, तो बोलिए कलम का जो फैक्ट्री खोलना है, क्या बोलते हैं? कलम का जो फैक्ट्री खोलना है, तो बहुत सारे कलम का क्या करेगा? निर्माण करेगा, नए चीज का निर्माण कर रहा है। तो नए चीज का जब निर्माण करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन। बात समझे कि नहीं? नए चीज का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन। अब देखो उत्पादन करने के लिए हम बोल देंगे कि हम उत्पादन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन। लेकिन उत्पादन करने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारे चीजों की क्या होती है? जरूरत होती है। तो उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको कहते हैं उत्पादन के साधन। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन। एक चीज समझिए, उत्पादन किसको कहते हैं पता चला? जब कोई नए चीज का निर्माण होता है तो उसको उत्पादन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन। देखिए जब कोई नए चीज का निर्माण होता है तो उसको उत्पादन कहते हैं, और उत्पादन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उसको उत्पादन के साधन कहते हैं। उसको उत्पादन के क्या कहते हैं? साधन। एक बात ध्यान में रखिए, उत्पादन के साधन। अगला टॉपिक समझिए, अगला टॉपिक उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। उत्पादन के कौन चीज? साधन।
यानी कि उत्पादन के साधन किसको कहते हैं? उत्पादन के कौन चीज साधन किसको कहते हैं? देखो उत्पादन करने के लिए कौन सी करने के लिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन चीजों की जरूरत होती है उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। 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 बात समझे कि नहीं? देखिए उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। एक बात ध्यान में रखो, एक बात कौन सी में रखना है, ध्यान में रखना है। एक चीज समझिए, हम कहेंगे हम कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, हम कहेंगे कोई चीज का हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो जब हम मान के चलिए कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, मान के चलिए कलमे का उत्पादन कर रहे हैं, तो जब कलम का उत्पादन कर रहे हैं तो हमको इस कलम का उत्पादन करने में बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। बात समझे कि नहीं? बहुत सारी चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है। तो जिन चीजों की जरूरत होती है उसे ही क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। देखिए उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। तो डिफिनेशन याद हुआ, उत्पादन के साधन किसको कहते हैं? उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। देखो कोई आदमी फैक्ट्री खोलता है, उद्योग खोलता है, मान के चलिए कौन सी खोलता है, उद्योग खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, तो उसको सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? देखिए उसको सबसे जरूरी चीज चाहिए भूमि। उसको सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए, भूमि। भूमि का मतलब फैक्ट्री जो बैठाएगा तो धरती पर बैठाएगा कि आसमान में जाके बैठाएगा? आसमान में थोड़ी बैठाएगा, कौन सी में बैठाएगा, धरती पर। तो यानी कि उसको क्या चाहिए, भूमि चाहिए। कौन सी चाहिए, भूमि। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि भूमि उसको मिल गया, भूमि क्या किया, मिल गया, तो भूमि में परती होगा बहुत सारे चीजों से, तो उसमें क्या कीजिए, यानी कि परती को साफ करने के लिए कौन सी चाहिए, लेबर चाहिए। कौन सी चाहिए, लेबर, मजदूर चाहिए। तो मजदूर चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, श्रम। मजदूर को क्या बोलते हैं, श्रम। देखिए क्या चाहिए, देखिए पहला क्या चाहिए, भूमि चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, श्रम चाहिए। अब देखो एक चीज समझो, तू भूमि लिया, जमीन लिया, भूमि का मतलब क्या लिया, जमीन लिया, तुम्हारे यहां लेबर काम कर रहा है, तो लेबर काम कर रहा है तो तोर मुंह देख के काम कर रहा है, तो से क्या लेगा, पैसा। कौन सी लेगा, पैसा। तो इकोनॉमिक्स में पैसा को, कौन सी को, पैसा को, जो पैसा तुमसे लेगा उसको पूंजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूंजी। उसको कौन सी कहते हैं बाबू, पूंजी। उसको क्या बोलते हैं बाबू रे, पूंजी। तो देखो एक चीज समझो, उद्योग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, भूमि। कौन सी जरूरी है, भूमि। उसके बाद क्या चाहिए, श्रम चाहिए। कौन सी चाहिए, श्रम। उसके बाद क्या चाहिए तुमको, पूंजी चाहिए। क्या चाहिए, पूंजी, पैसा। अब देखो उसके बाद उत्पादन करने के लिए, कौन सी करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, संगठन है। कौन सी जरूरी है, संगठन। क्या जरूरी है, संगठन। अब देखो तू फैक्ट्री खोल रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है और तोरा संगठन नहीं है तो तोर सामाने नहीं बिकेगा। समझा कि नहीं? तो सामान को बेचने के लिए कौन सी चाहिए, संगठन जरूरी चाहिए। कौन सी चाहिए, संगठन। अब देखो तू फैक्ट्री खोल रहा है, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ टका लगा रहा है। अब टका लगाएगा, हो बाप हम इतना पैसा लगाएंगे, अब फैक्ट्री चलेगा नहीं चलेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर साहस होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, हिम्मत, साहस होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, साहस। साहस या साहस को, या इसी को क्या बोलो, हिम्मत। कौन सी को, हिम्मत। तो तुम्हारे अंदर साहस और क्या होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो ये सब चीजों की जब जरूरत होती है तो ये पांचों चीज जब तक तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक तुम फैक्ट्री, तब तक तुम उद्योग नहीं खोल सकते हो। यानी कि देखो उद्योग खोलने के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए, साहस और क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। साहस और क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो ये पांचों चीज की क्या चाहिए, जरूरत होती है, ये सब चीज चाहिए। तो यही सब चीज जो होती है इसी को क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन। इसको क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। समझ में आया कि नहीं? उत्पादन के क्या साधन है, 5 गो। पहला क्या नाम है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस या हिम्मत। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया कि नहीं? चलो, एक बात ध्यान में रखो, पूरे दुनिया में देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, विश्व में अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। यानी कि देखिए, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला का नाम है, देखिए, पहला जो है अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला कौन अर्थव्यवस्था है बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला अर्थव्यवस्था का नाम क्या है? पूंजी, देखिए, पहला अर्थव्यवस्था का नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो दूसरा अर्थव्यवस्था है उसका नाम है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था है उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा अर्थव्यवस्था का नाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित क्या बोले? अर्थव्यवस्था। एक बात आप ध्यान में रखिए, यानी कि पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला का नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था नाम है बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो अर्थव्यवस्था उसका क्या नाम है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था है उसका नाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसका क्या नाम है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक बात ध्यान में रखो, एक बात कौन सी में रखना है? ध्यान में रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? कौन अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको इससे पहले हमने बताया कि देखिए, उद्योग खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, कौन सी करने के लिए? फैक्ट्री खोलने के लिए, उद्योग खोलने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको कहते हैं उत्पादन के साधन। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन। एक बात ध्यान में रखिए कि फैक्ट्री खोलने के लिए, उद्योग खोलने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उसको उत्पादन के क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। और उत्पादन के साधन में क्या वो चीज जरूरी है? 5। पहला चीज का नाम क्या है? भूमि। दूसरा श्रम। तीसरा पूंजी। चौथा संगठन। और 5वां साहस, हिम्मत। साहस और क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। समझे कि नहीं? तो अब देखो कि ये 5 चीज को क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन। ये 5 चीज को क्या बोलते हैं? उत्पादन के क्या चाहिए? साधन। अब देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिस पर उत्पादन के साधन पर क्या बोलते हैं? सुनिए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के साधन पर, कौन सी पर? उत्पादन के साधन पर किसी निजी आदमी का अधिकार हो। किसी किसका अधिकार हो? निजी आदमी। कौन आदमी? निजी आदमी। बात समझे कि नहीं? उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो? निजी आदमी का। निजी आदमी का मतलब किसी आदमी का पर्सनल हो। आज देखिए, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी, यानी कोई फैक्ट्री है और वह फैक्ट्री किसी निजी आदमी का है, किसी पर्सनल आदमी का है। बात समझे कि नहीं? तो किसी पर्सनल आदमी का है, किसी निजी आदमी का है, तो उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेगा? कि यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था जिस पे, यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर, जिसके कौन सी पर? जिसके उत्पादन के साधन पर किसी निजी आदमी का अधिकार हो, किसी निजी आदमी का अधिकार हो, तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसको कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवादी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन देश है सो देख लीजिए। इंग्लैंड हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड हो गया आपको। आपको देखिए जापान हो गया। आपको क्या हो गया? जापान। आपको श्रीलंका हो गया।
श्रीलंका, आपको अमेरिका हो गया, आपको कौन सी हो गया, अमेरिका। ये जितने भी देश हैं ये सब देश किसके उदाहरण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। किसके उदाहरण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। समझ गया कि नहीं। एक चीज ध्यान में रखो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, वैसा अर्थव्यवस्था जिस पे उत्पादन के साधन पर, जिस पे कौन चीज, जिसके उत्पादन के साधन पर किसी निजी आदमी का अधिकार होता है, तो उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बात समझे कि नहीं। यदि किसी उत्पादन के साधन पर उस देश की सरकार का अधिकार होता है, उस देश की कौन चीज का, सरकार का। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, समझिए। उत्पादन के साधन पर अधिकार, उत्पादन के कौन चीज, साधन पर अधिकार यदि उस देश की कौन सी का हो, सरकार का हो। देखिए उत्पादन के साधन पर अधिकार यदि उस देश की सरकार का हो तो उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसको कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवादी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण जो देश है उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है, चीन। चीन, क्यूबा, क्यूबा, चीन और कौन देश है, क्यूबा। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन देश हैं, चीन और क्यूबा। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि चीन में यदि कोई भी फैक्ट्री होगा, चीन में यदि कोई भी क्या होगा, फैक्ट्री होगा, उस फैक्ट्री का मालिक कौन है, चीन की सरकार। उस देश की कौन चीज है, सरकार है। तो यदि कोई भी देश में फैक्ट्री होता है और यदि उस फैक्ट्री का मालिक उस देश की सरकार होती है तो उसी को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसको कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवादी। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जब किसी देश में फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का मालिक कोई निजी आदमी हो, उस फैक्ट्री का मालिक कोई क्या हो, निजी आदमी हो, तो उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसको कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी। समझ गया कि नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, पता चला कि यानी कि कोई देश में फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री का मालिक कौन हो, उस देश की कौन चीज हो, कोई निजी आदमी हो, तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब कोई देश में फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री पर, उस फैक्ट्री का मालिक उस देश की यदि सरकार होता है तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, देखिए ये वैसा अर्थव्यवस्था है जिस पर उत्पादन के साधन पर यानी कि फैक्ट्री पर, उत्पादन के साधन का मतलब क्या, फैक्ट्री, फैक्ट्री पर अधिकार सरकार का भी होता है, सरकार का भी होता है और सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी होता है, यानी कि निजी आदमी का भी होता है। बात समझा कि नहीं, निजी आदमी का भी होता है। बात समझा कि नहीं। यानी कि उत्पादन के साधन पर अधिकार सरकार का भी होगा और निजी आदमी दोनों का होगा, तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसको कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण जो देश है वह अपना प्यारा सा देश भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन देश है, भारत। समझ में आ गया बात, तीनों समझ में गया कि नहीं। यानी कि क्या बोले कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर किसी निजी आदमी का अधिकार हो। उत्पादन के साधन पर किसी निजी आदमी का अधिकार हो तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर उस देश की सरकार का अधिकार हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब किसी उत्पादन के साधन पर, जब किसी उत्पादन के साधन पर देश की सरकार और निजी आदमी दोनों का अधिकार हो तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं और आप लोग अपना नोट्स बनाते जाइएगा। एक बात ध्यान में रखिए, आप लोग जुड़ के पढ़िए, ये पूरा चैप्टर आज खत्म कर देंगे। एक बात ध्यान में रखिए, पूरा चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, पहला कौन अर्थव्यवस्था था, पहला अर्थव्यवस्था का क्या नाम था, बोलिए आप लोग। पहला अर्थव्यवस्था का नाम क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जब उत्पादन के साधन पर, देखिए जब उत्पादन के साधन पर, जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का
अधिकार हो, अधिकार हो तो उसे, हो तो उसे, हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो तो उसे पूंजीवादी, हो तो उसे पूंजीवादी, हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझे कि नहीं? इसके उदाहरण कौन है बोलिए तो एग्जाम्पल में, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, कौन कौन देश है इसके उदाहरण में? देखिए इसके उदाहरण में जो देश सब है उसका नाम हम लिखते हैं अमेरिका, अमेरिका, जापान, जापान, इंग्लैंड, इंग्लैंड। ये सब जो देश है ये सब कौन अर्थव्यवस्था के देश हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि इस सब देश में यदि कोई फैक्ट्री होगा तो उस फैक्ट्री का मालिक कोई निजी आदमी होगा। कोई कौन होगा? निजी आदमी। समझ में गए बात को? चलिए अगला देखिए, अगला जो दूसरा अर्थव्यवस्था था उसका क्या नाम था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी कौन चीज? अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? इसका डिफिनेशन समझिए। जब, जब उत्पादन के साधन पर, जब उत्पादन के, जब उत्पादन के साधन पर, साधन पर, साधन पर किसी, किसी, यदि जब उत्पादन के साधन पर उस देश की, जब उत्पादन की साधन पर उस देश के सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, अधिकार, अधिकार हो तो उसे, हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गया कि नहीं? इसका एग्जाम्पल बोलिए, बोलिए इसका एग्जाम्पल बाबू साहब। इसका एग्जाम्पल जो होगा वह कौन कौन देश होगा? इसका एग्जाम्पल है आपको चीन। इसका एग्जाम्पल कौन है? चीन। और एक और देश है जिसका नाम क्या है? क्यूबा। चीन और कौन चीज? क्यूबा। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या है? उदाहरण है। आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। बात समझे कि नहीं? 2 मार्क में क्वेश्चन पूछता है या कभी कभी 5 मार्क में ही क्वेश्चन पूछ देता है ये। चलिए अगला, अगला कौन अर्थव्यवस्था था बाबू? तीसरा जो अर्थव्यवस्था था उसका क्या नाम था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जब उत्पादन के साधन पर, जब, जब उत्पादन के साधन पर, जब उत्पादन के साधन पर सरकार एवं, सरकार एवं निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति, सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, दोनों का, दोनों का अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो तो उसे, अधिकार हो तो उसे, हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे कौन चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके देखो, इसका एग्जाम्पल जो है अपना प्यारा सा देश भारत है। अपना प्यारा सा देश क्या है? भारत है। ये भारत में जो भी फैक्ट्री है, जो भी उद्योग है, जो भी क्या है? उद्योग है, उस उद्योग पर, उस उद्योग का मालिक जो है सरकार भी है, कुछ सरकार भी है और सरकार के साथ साथ कुछ क्या है? निजी आदमी दोनों है। बात समझा कि नहीं? निजी आदमी दोनों है भारत पर।
तो इसीलिए, लेकिन मोदी जी जो है वह खाली कह रहा है कि फैक्ट्री पर अधिकार किसका होगा, निजी आदमी का होगा। कौन सी का होगा, निजी आदमी का होगा। बात समझे कि नहीं। मोदी जी मिश्रित अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारे देश को ले जा रहा है। जिस प्रकार से देखिए, हवाई अड्डा बेच दिया, यानी कि निजी आदमी को दे दिया। रेलवे बेच रहा है, रेलवे भी कोई निजी आदमी को दे दिया। रेलवे देखिए भारत सरकार की है, रेलवे किसकी है, भारत सरकार की। लेकिन मोदी जी धीरे धीरे जा रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक समझ गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी विकास। कौन विकास, समावेशी विकास। देखिए समावेशी विकास, कौन विकास, समावेशी विकास। देखिए समावेशी विकास क्या कहते हैं, समावेशी विकास किसको कहते हैं। देखिए समावेशी विकास किसको कहते हैं, समाज के अंदर, समाज के क्या बोले, अंदर निम्न वर्ग के लोग भी हैं और उच्च वर्ग के लोग भी हैं। निम्न वर्ग का मतलब यह हुआ कि जिसकी स्थिति काफी खराब है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि यानी कि समाज में जो लोग हैं, देखिए समाज में जो क्या है, लोग हैं, समाज में लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो संपन्न है, जिसको उच्च वर्ग में रखा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं तो ज्यादा संपन्न है, नहीं बहुत खराब है, जिसको मध्य वर्ग में रखा गया है। कौन सी रखा गया है, मध्य। और कुछ ऐसे हैं जो निम्न वर्ग में है। निम्न का मतलब सबसे कौन चीज है, नीचा। सबसे कौन चीज है, नीचा। तो अब देखिए समावेशी विकास वैसा विकास होता है, समावेशी विकास वैसा विकास होता है जिसमें समाज के अंदर सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, यह सोचता है। देखिए समावेशी विकास वैसा विकास होता है, देखिए समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास वैसा विकास होता है, वैसा विकास, वैसा विकास होता है, वैसा विकास होता है जिसके तहत, जिसके तहत, जिसके क्या बोले, तहत समाज के अंदर, समाज के अंदर, समाज के अंदर सभी वर्ग, सभी वर्ग के लोगों का, लोगों का जीवन स्तर, जीवन स्तर, जीवन स्तर उच्च होना, जीवन स्तर उच्च, जीवन स्तर उच्च होना ही, होना ही समावेशी विकास कहलाता है। होना ही समावेशी विकास कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। यानी कि एक बात समझ में लो, समझ लो, कहलाता है यानी कि समाज के अंदर, समाज के कौन सी बोले, अंदर जितने भी लोग हैं, समाज के अंदर जितने भी क्या है, लोग हैं, चाहे गरीब हो, धनिक हो, अमीर हो, जो भी हो, सभी लोग का जीवन स्तर उच्च होना चाहिए। जीवन स्तर क्या होना चाहिए, उच्च। जीवन स्तर क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। यदि सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होता है, तो उसी को कहते हैं समावेशी विकास। उसको क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। समझे कि नहीं, समावेशी विकास किसको कहते हैं, समाज के अंदर सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर यदि क्या हो जाए, उच्च हो जाए, उसमें किसी भी वर्ग ऐसा ना हो जो अछूता रह जाए, यानी कि सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर यदि उच्च होगा तो उसी को कहते हैं समावेशी विकास। उसको क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। समझ में आया कि नहीं, समावेशी विकास किसको कहते हैं, समझ में आ गया। यानी कि समाज, यानी कि समावेशी विकास वैसा विकास है जिसके तहत समाज के अंदर सभी वर्ग के लोगों का यदि जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होना ही क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है सतत विकास। देखिए अगला टॉपिक जो पढ़ना है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है। बात समझा कि नहीं, क्या नाम है, सतत विकास। सतत विकास कौन विकास है, सतत विकास। एक बात ध्यान में रखिए, सतत विकास किसको कहते हैं। एक बात आपको पता होगा कि हमारे जो देश हैं, हमारे जो धरती है, धरती के अंदर जो संसाधन है
कुछ ऐसे संसाधन है जो नवीकरणीय है, कुछ ऐसे संसाधन है जो अनवीकरणीय है। यानी कि देखिए, कुछ ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और कुछ ऐसे संसाधन है जो खत्म हो जाएगा, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे देखो, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। देखो क्या बोले, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, पेट्रोल, देखिए डीजल हो गया आपको, डीजल, आपको गैस हो गया। ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। ये सब कौन संसाधन है बाबू? ये सब जो तुम लोग को दिख रहा है, ये कौन संसाधन है? अनवीकरणीय। ये कौन संसाधन है? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। अब बोलो, ये बाबू जब अनवीकरणीय संसाधन है तो इसका मतलब है कि आने वाला दिन में ये सब चीज खत्म हो जाएगी। ये सब चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, तो आने वाला दिन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अपना लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। गांव घर में क्या होता है, मोटरसाइकिल पे चढ़ा है, थोड़ा सा मोटरसाइकिल पे चढ़ा, कोनो दोस्त मिल गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट है, दोस्त से बतिया रहा है 10 मिनट 20 मिनट, मोटरसाइकिल इधर स्टार्ट है और दोस्त से क्या कर रहा है? बतिया रहा है। अब देखो, वो दोस्त से बतिया रहा है, 10 मिनट बात कर रहा है, तो वो जो गाड़ी स्टार्ट है तो पेट्रोल बर्बाद करेगा कि नहीं? यदि वह गाड़ी स्टार्ट है तो 10 मिनट तक पेट्रोल खाएगा कि नहीं? बर्बाद करेगा। तो अब देखो कि वो पेट्रोल बर्बाद करेगा, लेकिन जितना तुम्हारा पेट्रोल वो खड़ा में जो गाड़ी स्टार्ट है उतना बर्बाद हो, तो कुछ दूरी तू तय कर लेगा। लेकिन नहीं, गाड़ी स्टार्ट रहेगा, हम बात करेंगे। तो बोलो, तुम जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल को घटा रहा है कि नहीं? डीजल को क्या कर रहा है? घटा रहा है कि नहीं? बहुत सारे लोग, बहुत सारे महिला क्या करती है, यानी कि गैस में लौ कम कर देगा, 1 घंटा से चढ़ल छोड़ देगा कोई भी चीज। दूध गरमा रहा है तो दूधे को छोड़ देगा। बात समझे कि नहीं? सब्जी है तो वहां धीरे धीरे होगा, समय ज्यादा लग रहा है। अब देखो, समय जब ज्यादा लग रहा है तो वहां पर गैस भी ज्यादा यूज हो रहा है। गैस भी क्या यूज हो रहा है? ज्यादा, जो अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखो, तुम अब ये यदि इस सब चीज का यूज कर लेगा तो आने वाला दिन में दिक्कत होगी कि नहीं? बोलो, आने वाला दिन में क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा। लोगों को क्या हो जाएगी? दिक्कत। और लोगों को जब दिक्कत होगी, यानी किसको दिक्कत होगा? तुम्हारा पोता को, तुम्हारा छेरपोता को। तुम तो अभी ऐश कर रहा है तो ऐश कर रहा है, पूरा हुड़हुड़ा रहा है गाड़ी को, लेकिन तुम्हारा जो छेरपोता होगा वो गाली पड़ेगा, बंसलोचन हमारे बाप जो है क्या किया, यूज करके छोड़ दिया। वो जब पेट्रोल डीजल रहता तो छेरपोतो न चढ़ता गाड़ी पर। लेकिन अब देखो कि अपना लोग, आने वाला पीढ़ी जो होता है, देखो जो आने वाला पीढ़ी होता है उसको भावी पीढ़ी कहते हैं। यानी कि जैसे हम हैं, हमारा बेटा होगा, हमारा पोता होगा, हमारा छेरपोता होगा, तो वो जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, तो वो जो हमारे आने वाला पीढ़ी है तो उसको कहते हैं भावी पीढ़ी। आने वाला पीढ़ी को क्या बोलते हैं? भावी पीढ़ी। देखो, आने वाला पीढ़ी जो होता है उसको कौन पीढ़ी कहते हैं? भावी पीढ़ी। यानी कि देखिए, कोई भी संसाधन है, यदि उस संसाधन का हम उपयोग आने वाला पीढ़ी को देखते हुए कोई चीज करते हैं तो उसी को कहते हैं सतत विकास। उसको कौन विकास कहते हैं? सतत विकास। समझ में आया कि नहीं? एक चीज समझिए, कोई भी चीज का यदि आप विकास कर रहे हैं और वह विकास आने वाला पीढ़ी को देखते हुए, यानी कि आने वाला कौन चीज, यानी कि भावी पीढ़ी को देखते हुए यदि आप कर रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास। इसी को कौन विकास कहते हैं? सतत विकास। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? यहां तक समझ गया? चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अब कोई भी सरकार है, सरकार काम करती है। सरकार क्या करती है? काम करती है। प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुखिया जी होता है, सरपंच होता है, विधायक होता है, सांसद होता है। तो ये सब जो चुनाता है, ये सब चुनाता है 5 वर्ष के लिए। आपको पता है, ये जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, विधायक है, ये कितने साल के लिए चुनाता है? 5 साल के लिए। तो ये 5 साल के लिए चुनाता है, तो इसको कहते हैं 5 साल में इसका डाटा तैयार होता है कि ये फलना काम करेगा, ये चिलना काम करेगा। बात समझे कि नहीं? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, भारत में कौन चीज? पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो चला, पहली कौन चीज? पंचवर्षीय योजना।
भारत में कौन सी बोले हम, पहली पंचवर्षीय योजना जो चला, यानी कि पंचवर्षीय योजना का मतलब कै साल, 5 साल, कै साल, 5 साल। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो चला 1951 से लेकर के 1956 तक, 1900 कितना तक, 56। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का बोलो पहला पंचवर्षीय योजना कब था, पहला पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से कितना, 1956। और ये पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे जो ज्यादा ध्यान दिया गया वह कृषि क्षेत्र पर दिया गया। कौन सी पर दिया गया, कृषि क्षेत्र पर। ये देखो ये पहली पंचवर्षीय योजना है, ये कौन सी है, पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 19 यानी कि 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के यानी 1556 नहीं बाबू, यानी कि देखो ये 1900 पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1900 कितना 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1900 कितना 61 तक, 1900 कितना तक चला 61। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब था, 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1956 से 1900 कितना 61, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। देखो पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 1956 में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। कौन सी पर ध्यान दिया गया, कृषि क्षेत्र पर। कौन क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए बाबू पहली पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी पर ध्यान दिया गया ज्यादा, कृषि क्षेत्र पर। कौन सी पर ध्यान दिया गया, कृषि। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इस पर सबसे जो ध्यान दिया गया ज्यादा वह उद्योग पर दिया गया। कौन सी पर दिया गया, उद्योग पर। यानी कि सरकार सोचा कि अब क्या खोलना है हम लोग को, उद्योग खोलना है। कौन सी खोलना है, उद्योग। देख लिए कि नहीं, पहली पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार से धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ता है। समझ में आ गया बात। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक समझिए। अगला जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है योजना आयोग। देखिए क्या नाम है, योजना आयोग। देखिए क्या बोले, ये क्या है, योजना आयोग। देखिए योजना आयोग होता क्या, योजना आयोग होता क्या। ये जो योजना आयोग है बाबू, इस योजना आयोग का गठन, इस योजना आयोग का कौन सी बोले, गठन। इस योजना आयोग का गठन जो है, इस योजना आयोग का कौन चीज गठन, वह गठन हुआ आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी में। 1900 कितना ईस्वी में, 50। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1900 कितना ईस्वी में, 50। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1900 कितना ईस्वी में, 50 ईस्वी में। अब देखिए योजना आयोग के गठन होने के बाद, देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ वह कब हुआ, 15 मार्च 1950। देखिए इस योजना आयोग के गठन करने का क्या तात्पर्य रहा, तो यह योजना आयोग का गठन करने का तात्पर्य यह रहा कि केंद्र सरकार, कौन सरकार, केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार जो काम काज करेगा उस काम काज का ये देख रेख करेगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। बिहार में तुम देखता है कि नहीं, पुले गिर जाता है। कौन सी गिर जाता है, पुले। तो नीतीश कुमार तो पूरा सुतल रहता है, तो कोई पते नहीं है। बीपीएससी वाला जब पटना में लाठी चल रहा था, विद्यार्थी को धोया, और नीतीश कुमार अपना यात्रा में निकला हुआ है, प्रगति यात्रा में, पूछा मीडिया वाला साहब कि लड़का सब पे लाठी चला रहा है, कहाँ लाठी चल रहा है, कहाँ, हमको पता नहीं है। ऐसी सरकार है जो लाठी चल रहा है उसके घर के बगल में और उसको पता नहीं। तो इस चीज को पता करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना आयोग का गठन किया, यानी कि अपने काम काज का देख रेख। देखिए केंद्र सरकार के काम काज के देख रेख के लिए, कौन सी के लिए, देख रेख के लिए, बात समझे कि नहीं, देख रेख
के लिए। देखिए योजना आयोग का गठन कौन सी के लिए हुआ, यानी कि केंद्र सरकार जो काम कर रहा है, कौन सरकार, केंद्र सरकार जो काम कर रहा है वो काम अच्छा कर रहा है कि नहीं, यानी कि इसके काम काज का देख रेख के लिए यानी कि योजना आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, देखो बाबू एक बात ध्यान में रखो, योजना आयोग का जो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, वह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। देश के कौन चीज, वर्तमान प्रधानमंत्री, देश के कौन चीज, वर्तमान प्रधानमंत्री, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, वही योजना आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष। देखिए क्या बोले, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग गठन करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, केंद्र सरकार के कामकाज का कौन सी करना, देखरेख करना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब देखो कि इस योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने, तो प्रथम अध्यक्ष देखो, योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बोलो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं, योजना आयोग के जो कौन अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं, वह प्रथम अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। समझ में आया कि नहीं, पंडित कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा है कि उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री वही थे। लेकिन मोदी जी 2014 में बन गए प्रधानमंत्री। देखिए मोदी जी कब बने प्रधानमंत्री, हमारे देश के 2000 कितना में, 14 में। तो मोदी जी जैसे 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, का ना 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 ना, इसका नाम योजना आयोग नहीं होगा। 2015 में मोदी जी इस योजना आयोग का नाम बदल करके 2000 कितना में, 15 में इस योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया कि नहीं, इसका नाम योजना आयोग नहीं होगा, इसका नाम होगा नीति आयोग। इसका नाम क्या होगा, नीति आयोग। इसका नाम क्या होगा, नीति आयोग। एक बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछेगा बाबू तुमको कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 में। लेकिन कौन ऐसा आदमी हुआ जो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, तो वह देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान अभी प्रधानमंत्री कौन चीज, नरेंद्र मोदी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके कौन आयोग कर दिया, नीति आयोग कर दिया। समझ में आया कि नहीं, योजना आयोग समझ में आया, योजना आयोग समझ में आ गया होगा, हमको विश्वास है तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि देखिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग का उद्देश्य जो है केंद्र सरकार के कामकाज का देखरेख करना है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। लेकिन मोदी जी 2015 ईस्वी में इस योजना आयोग का नाम बदल करके यानी कि रख दिया आपको नीति आयोग। क्या नाम रख दिया, नीति आयोग। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक, अगला समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए अगला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, सुनते जाइए और अच्छा से सुनिए, अच्छा से सुनिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ, वह राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त, कौन अगस्त, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। 1900 कितना ईस्वी को हुआ, 52। एक बात ध्यान में रखो, क्या बोले, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1900 कितना ईस्वी को हुआ, 52। 6 अगस्त 1900 कितना को, 52। देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1900 कितना ईस्वी को, 52 ईस्वी को। कितना ईस्वी को, 52 ईस्वी को। अब देखो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो होते हैं, सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होता है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं, सभी
राज्य के मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होता है वह सभी राज्य के क्या होता है, मुख्यमंत्री। बात समझे कि नहीं, सभी राज्य के क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए इसका काम क्या है, एक बात ध्यान में रखिए, क्या होता है कि केंद्र सरकार, कौन सरकार, केंद्र सरकार राज्य को विकास करने के लिए, राज्य को कौन सी करने के लिए, विकास करने के लिए पैसा देता है। कौन सी देता है, पैसा। तो कितना पैसा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यानी कि एक चीज समझो, केंद्र और राज्य के बीच, कौन चीज, केंद्र और राज्य के बीच जो पैसा का बंटवारा करता है, वह पैसा का बंटवारा कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका गठन 6 अगस्त 1900 कितना हुआ, 52 में हुआ, और इसके सदस्य सभी राज्य के कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं, मुख्यमंत्री। समझ में आया कि नहीं। तो अब हमको आप लोग इजाजत दीजिए। अब देखिए कि ये जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये चैप्टर हम वन शॉट में, कौन शॉट में, वन शॉट में पूरा क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। पूरा क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। और आप लोग अपना अपना बुक पढ़िएगा और अपने अपने बुक में जो सवाल है वह सवाल को बनाइएगा, और हम जो है जितने भी पढ़ाए हैं उसको एक एक करके आप लोग अपने कॉपी में, जिसको फेयर कहते हैं, आप लोग फेयर कर लीजिएगा। तो हम अब विदा लेना चाहते हैं आप लोग से। धन्यवाद, आप लोग इतने समय तक इस क्लास को पढ़ा उसके लिए।